Final Destination Bloodline is highly rated on RT and other reviews. अब ये फिल्म जो है 14 साल बाद फिर से लौट कर सिनेमाज में आई है। वे एज मिशन इम्पॉसिबल जो इस फ्रेंचाइजी का लास्ट पार्ट माना जा रहा है, उसके रिव्यूज, अब देखो रिव्यूज का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने दोनों ही फिल्म देखी और वो फिल्म देखने के बाद इन रिव्यूज के बारे में मेरा क्या कहना है, लेट्स सी। तो देखो, फाइनल डेस्टिनेशन की कहानी शुरू होती है। अब हर बार जैसे फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म होती थी जहाँ पे एक इंसान को विजन आता था और फिर कंटिन्यूअस डेथ्स होती जाती थी, इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार इस फिल्म के अंदर जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर जिस लड़की ने जान बचाई थी उसकी नाती को वो सब विजन्स आ रहे हैं। तो उस कैरेक्टर का नाम होता है स्टेफी और उससे वो सब विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो बाकी लोगों को कैसे बचाती है, बचा पाती नहीं बचा पाती। Whereas Mission Impossible Final Reckoning is a continuation of Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, जहाँ पर हमें देखने को मिला था कि ईथन को वो पहली चाबी मिल गई है। अब वो चाबी किस चीज को अनलॉक करेगी, और जैसे कि हमें पहले ही बताया, उसका दूसरा पार्ट गैब्रियल के पास है और उस चाबी से आगे क्या अनलॉक होने वाला है और ये सब क्या माज है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये सारे लोग मिलकर जो भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है उसे रोक पाएंगे। अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स में वैसे तो सबका काम अपनी जगह पर अच्छा था, जिसको जितना रोल दिया गया था उसने वो रोल अच्छे से निभाया था। तो चाहे वो केटलिन सेंट हो जो फिल्म के अंदर लीड यानी स्टेफी का रोल प्ले कर रही थी, बट मुझे फिल्म के अंदर कोई सबसे एंटरटेनिंग और अच्छा लगा तो वो था रिचर्ड हर्मन, क्योंकि उस इंसान के फिल्म में आने से एक अलग ही एनर्जी आई थी। उसने हमें ये बताया कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म भी एंटरटेनिंग हो सकती है अगर उसके अंदर आपने सही लोगों को लिया है तो। वे एज मिशन इम्पॉसिबल के अंदर सबने अपना काम जैसा यूजुअल करता है, इट वॉज ऑल अ रूटीन वर्क। फिर चाहे वो टॉम क्रूज हो, हेले एटवेल, साइमन पेक, विंग रेम्स, सबने वही किया था जो वो पहले से करते आ रहे हैं। बात कर लेते फिल्म की, तो देखो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का जो पहला हाफ था उसके अंदर कुछ भी डरावना देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो फिल्म का सेटअप था, तो उसमें सारा स्टोरी का पार्ट दिखाया गया था। ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल सीन नहीं है, पर कम है। अब सेकेंड हाफ में जब फिल्म शुरू होती है वहां पर सीन्स आना शुरू होते हैं। अब वहां जाके ऐसा लगता है कि यस, अब वो सीन्स भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही चिल्ला देने वाले थे, बट ओके थे, उनके अंदर और काम किया जा सकता था। पर अगर मैं क्लाइमैक्स की बात कर लूँ, अब देखो फिल्म ने जो अभी तक ऑरा बनाया था, उस ऑरा की वजह से जब फिल्म का क्लाइमैक्स आया तो इसको धक धक होना स्टार्ट हो गई थी। तुम्हें कहीं ना कहीं पता था कि क्या होने वाला, पर फिर भी तुम्हें लगने लगा था कि नहीं यार, ऐसा क्यों नहीं होता। और मैं किसी सीन को स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा तो वो होगा दैट हॉस्पिटल वाला सीन। दैट सीन वाज एक्चुअली गुड। बाकी हाँ, अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन के पहले पार्ट्स देख चुके हो तो यू नो फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। बस इस पर सस्पेंस और स्टोरी को भी इंपॉर्टेंस दी गई है फिल्म के अंदर। वे एज मिशन इम्पॉसिबल का फर्स्ट हाफ जो था, अब देखो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एज यूजुअल एक एक्शन सीक्वेंस के साथ, और उसके बाद फिल्म की जो स्टोरी आती है। तो इस फिल्म से पहले हमें टॉम क्रूज ने ये बताया था कि इस फिल्म में जो हमें देखने को मिलने वाला है दैट विल बी अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल लोग अपनी लाइफ में ले नहीं सकते। हम इस फिल्म में वो देखकर दिखाएंगे। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अगर उन चीज़ों को कम करके स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया होता, इट वुड हैव बीन बेटर। देखो ह्यूमन टच वाली रोग नेशन और फॉल आउट में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर उन फिल्मों को आज भी देखा जाए तो यस, दे आर वर्थ वॉचिंग। थोड़ा स्टोरी को इम्पोर्टेंस दी जा सकती थी, बट नेवरदलेस फिल्म का जो लास्ट का 1 घंटा था दैट वाज प्योर एड्रेनलिन रश, स्पेशली टॉम क्रूज का पार्ट, क्योंकि वो जो चीजें कर रहा था उसे देख के वाकई में ऐसा लग रहा था भाई कर ले, जस्ट डू इट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट मिशन इम्पॉसिबल। इनफैक्ट बाकियों की भी जो उस वक्त पे हालत हो गई थी, दैट सीक्वेंस वाज स्टनिंग। बाकी फिल्म का जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा वो था वो हेलीकॉप्टर वाला सीन, क्योंकि उस सीन के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिली दैट इज एक्चुअली अनइमेजिनेबल। कैसे ही कर लेता टॉम क्रूज यार ये सब। बाकी हाँ, फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, स्पेशली गैब्रियल और ग्रेस का कैरेक्टर। पेरिस चलो विलन टर्न्ड फ्रेंड थी तो उससे कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं होगी, पर ये लोग पहले से ही है। तो अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का म्यूजिक इट कुड हैव बीन बेटर, स्पेशली जब सीन्स चल रहे थे
तब इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। अगर ऐसे किया गया होता आई थिंक इट कुड हैव एक्चुअली एनहेंस द सीन्स, पर चाहे उनका एग्जीक्यूशन वैसे ही रहता जैसे वो पहले था। वैसे मिशन इम्पॉसिबल के अंदर कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक म्यूज़िक देखने को मिला, तो थोड़ा म्यूज़िक कम दिया गया होता तो शायद देखने में ईजी हो सकता था। वो म्यूज़िक कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बट खैर इस फिल्म को एक ड्रामेटिक टच देना ही था तो चलता है। अब एट लास्ट मैं यही कह सकता हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स इज़ अ गुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म एंड यस इट इज़ द बेस्ट पार्ट इन द फ्रेंचाइजी। बाकी हाँ, इस फिल्म को मैं हॉरर फिल्म तो नहीं कहूँगा, आई विल कॉल इट अ सस्पेंस थ्रिलर ओनली। Whereas मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग इज़ अ एवरेज वॉच। मैं इसमें आखिर का 1 घंटा इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यस, अगर आप फ्रेंचाइजी के फ़ैन हैं या फिर एक अच्छा टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। अब देखो, मैंने भी ये फिल्म देखी है 400 रुपये में, क्योंकि मैंने इस फिल्म की बुकिंग पहले करा ली थी। पर बाद में मैंने देखा कि इस फिल्म के रेट्स 220 रुपये रह गए थे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। बट जब मैंने ये फिल्म देखी तो यस, आई वॉज सेटिस्फाइड। बाकी अब तुम्हें कौन सी देखनी है वो तुम्हारे ऊपर है, दोनों में अपने प्लस माइनस है, देख लो तुम। तो मैंने तो दोनों फिल्में देख ली और मुझे कैसे लगी मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो आज हो गया, तो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।